अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का नक्शा कभी खामोश नहीं रहता। ताकत के अवानों में फैसले बदलते हैं तो पूरी दुनिया की सांसें रुक जाती हैं। कभी तारीख में एक फ़ैसला सल्तनतें बना देता है और कभी एक गलत कदम नस्लों को बर्बाद कर देता है। आज हम जिस फैसले की तरफ देख रहे हैं वो भी मामूली फ़ैसला नहीं। जापान वही मुल्क जिसने फुकुशिमा के बाद न्यूक्लियर तवानाई से हाथ खींच लिया था, अब दोबारा एक ऐसे रास्ते पर कदम रखने जा रहा है जिसमें ताकत भी है, उम्मीद भी है और कहीं ना कहीं खौफ की परछाइयाँ भी। दुनिया के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट को दोबारा फाल करने की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। एक ऐसा प्लांट जिसका नाम सुनकर माहिरीन के जहनों में सवालों का तूफान उठने लगता है। एक ऐसा मंसूबा जिसने आलमी सियासत, माहौलियात, मईशत और टेक्नोलॉजी सबको एक नए बहस के दायरे में धकेल दिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि जापान आखिर ये बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? क्या ये ज़रूरत है, एतमाद है या मजबूरी है? क्या यह फैसला जापान के मुस्तकबिल को रोशन करेगा या दुनिया एक और बड़ी गलती की तरफ बढ़ रही है? आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन तमाम पहलू पर नज़र डालेंगे, पस मंज़र भी समझेंगे और आगे का मंजर भी। नाज़रीन ग्रामी, बात का आगाज़ करते हैं इस सवाल से कि आखिर जापान इस प्लांट को दोबारा क्यों चलाना चाहता है। जापान एक ऐसा मुल्क जो कुदरती वसाइल में बहुत महदूद है। ना तेल है, ना गैस है, ना कोयला। बिजली पैदा करने के लिए इसे बाकी दुनिया से फॉसल फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। आलमी मार्केट में जब भी कीमतें बढ़ती हैं, जापान की मईशत पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में हुकूमत ने सोचा कि एक तवील मुद्दती हल वही है जो कभी इनके पास था, यानी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कार्बन फ्री है, ग्रीन हाउसेस गैसेस नहीं छोड़ती, माहौल दोस्त समझी जाती हैं और सबसे बढ़कर ये कि ये बहुत सस्ती पड़ती है। जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का वादा किया है। इसका हदफ पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक ज़रूरी कदम बन चुकी है। लेकिन मसला वही खौफ था जो 2011 के फुकुशिमा हादसे ने लोगों के दिलों में बिठा दिया था। ज़रा वापस जाते हैं 2011 की इस सुबह की तरफ, जब जापान के शुमाल मशरकी साहिल पर एक खौफनाक सुनामी ने तबाही मचाई। सुनामी ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस तरह नुकसान पहुंचाया कि रिएक्टर पिघल गए, तापकारी लीक हुई, हज़ारों लोग हमेशा के लिए अपने घरों से बेदखल हो गए, पूरे इलाके को खाली करवाना पड़ा और दुनिया ने पहली बार देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी खौफनाक हो सकती है। ये हादसा दुनिया भर के लिए एक वार्निंग था। जापान ने इसके बाद फौरी तौर पर अपने तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिए थे। अवाम में खौफ था, हुकूमत दबाव में थी और जापान की एनर्जी पॉलिसी यकदम बदल गई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जापान को एहसास हुआ कि मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर तवानाई छोड़ देना शायद एक हकीकत पसंदाना फैसला नहीं था। मईशत का पहिया चलाने के लिए इन्हें एक मजबूत और सस्ती तवानाई की ज़रूरत थी। इसलिए जापान ने एक नया हिफाजती निज़ाम तैयार किया। फुकुशिमा के बाद जो नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए गए वो दुनिया के लिए सबसे सख्त समझे जाते हैं। अब कोई प्लांट इस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक वो ज़लज़ले, सुनामी, साइबर हमलों और एमरजेंसी कंट्रोल के सबसे जदीद टेस्ट पास ना कर ले। इस सख्त निज़ाम के तहत अब तक 14 रिएक्टर्स एक बार फिर फाल हो चुके हैं। लेकिन काशिवाज़ाकी कारीवा प्लांट की बात ज़्यादा अहम है। ये ना सिर्फ जापान बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें 7 बड़े रिएक्टर्स मौजूद हैं। अगरचा इस बार एक रिएक्टर को दोबारा शुरू करने का मंसूबा है, मगर ये अलामती तौर पर बहुत बड़ा कदम है। इस प्लांट का कंट्रोल टेप्को के पास है, वही कंपनी जो फुकुशिमा हादसे की जिम्मेदार समझी जाती थी। इस वजह से अवाम में एतमाद का मसला भी मौजूद है। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जापान के निगाता सूबे के गवर्नर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्लांट को दोबारा शुरू करने की मंजूरी का ऐलान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अवाम के रद्द-ए-अमल की। जापान के लोग आज भी फुकुशिमा के दर्दनाक दिनों को नहीं भूल पाए, खास तौर पर वो इलाके जहां तापकारी ने तवील अरसे तक लोगों को वापस आने नहीं दिया। कुछ लोग अभी भी न्यूक्लियर एनर्जी के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि इन्हें खौफ है कि ऐसा हादसा दोबारा भी हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर जापान ने अपनी इक्तिसादी बका करनी है तो इसे न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। महंगी इंपोर्ट एनर्जी पर गुजारा करना हमेशा के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसी दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई है। कांसाई इलेक्ट्रिक कंपनी ने 1 जुलाई में ऐलान किया था कि वो एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के इब्तदाई मराहिल में दाखिल हो गई है। ये फुकुशिमा हादसे के बाद जापान का पहला नया न्यूक्लियर मंसूबा होगा। इससे ये वाज़िया हो जाता है कि जापानी हुकूमत मुस्तकबिल में भी न्यूक्लियर एनर्जी को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाने का इरादा रखती है। लेकिन फुकुशिमा की सफाई का अमल आज भी जारी है और ये कई दहाइयों तक चलने वाला काम है।
पिघला हुआ ईंधन, ताबकारी वाली मलबे और तबाहशुदा इमारतों को साफ करना एक नहायत मुश्किल और हसास काम है। अगस्त में जापान ने एक रिमोट कंट्रोल रोबोट तबाहशुदा रिएक्टर्स में भेजा ताकि वापस लौटने के खतरात हिस्सों की तस्वीर ली जा सके और मलबे के जायजे की तैयारी की जा सके। अब सवाल ये है कि दुनिया जापान के इस फैसले को कैसे देख रही है। दरअसल आलमी ताकतें इस कदम को बहुत गौर से देख रही हैं। अगर जापान इतने सख्त हिफाजती मेयार के बाद ये प्लांट कामयाबी से चला लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की कबूलियत में इजाफा कर सकता है। लेकिन अगर मसला हुआ तो दुनिया दोबारा न्यूक्लियर एनर्जी से दूर जा सकती है। आखिर में सवाल ये रह जाता है कि क्या ये जापान का फैसला दुरुस्त है। कुछ माहिरीन इसे दानिशमंदाना कदम समझते हैं, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी आज भी सबसे सस्ता और ताकतवर जरिया है, जबकि कुछ इसे खतरनाक तजर्बा कहते हैं जो दोबारा अवाम को खतरे में डाल सकता है। हकीकत इस वक्त सामने आएगी जब प्लांट दोबारा चलाया जाएगा और चंद बरस गुजर जाएंगे। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि क्या जापान का ये फैसला दुरुस्त है? क्या न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया के मुस्तकबिल का सबसे बेहतर हल है, या हमें मुतबादल साफ ज़राए जैसे सोलर और विंडो एनर्जी की तरफ जाना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें।